is always be negative in spontaneous process. Okay, and for the non-spontaneous process, delta G is always positive, because any non-spontaneous process to be converted into a spontaneous process, we have to give the some energy. So for non-spontaneous process, energy is given to that system. So that is what the difference between the spontaneous and non-spontaneous process. And another thing is the equilibrium. Equilibrium means what? Equilibrium means, what does mean by equilibrium? क्या समझते हो आप equilibrium से? Yeah, anybody? Sir, when reactants and products are in the same concentration, जब बराबर हो जाता है दोनों साइड्स, जब हमारा रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात किया, ठीक, तो आपका इक्विलिब्रियम है. लेकिन एकदम सिंपल वे में अगर हम देखें, व्हेनेवर इन एनी सिस्टम देयर इज नो एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज गेट अकर, दैट मींस दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, अदरवाइज किसी भी रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे चीज क्या है, कोई भी सिस्टम जो है अपने आसपास अपने सराउंडिंग से कुछ ना कुछ एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज करता रहता है. बट व्हेनेवर दिस नॉट बी हैपन, when no any energy or the matter is get exchanged in the system, that means it is a equilibrium process. And हमारा जो सिस्टम है, अगर हम अपना सिस्टम की बात करें, एक लिविंग सिस्टम की बात करें, तो लिविंग सिस्टम में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई भी रिएक्टेंट कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो द मेन एम ऑफ दैट रिएक्शन इज टू बी गेट अकर, दैट मींस टू अटेन द इक्विलिब्रियम. तो हर एक रिएक्शन कब तक कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगा, उस रिएक्शन को प्रोसीड तब तक करेगा जब तक वो अपना इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता. कोई भी रिएक्शन जब तब तक चलता रहेगा जब तक उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिल जाता. सिमिलरली हमारे सिस्टम में भी जितना रिएक्शन चल रहा है वो तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता. ओके, फॉर अ लिविंग सिस्टम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज व्हाट? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, किसी लिविंग सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? सेल की डेथ हो जाए पूरे ऑर्गेनिज्म. Yeah, death stage. Yes, true. Yes. Death stage. Whenever some living component is at the death stage, or that is it goes die, that means that is the equilibrium position, and that is the equilibrium position in which no energy or matter is get exchanged with their surroundings. That is the death stage. So in every chemical process, in every biological process, it is very important that reaction should be get continued. और हमारे सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस मैनर में होते हैं. स्पॉन्टेनियस मैनर आपने बताया कि इट मे बी गेट अकर सेल्फ. हमें उसके लिए कुछ गाइडलाइन नहीं देना पड़ता. लाइक रेस्पिरेशन है, हमारा रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, इस रेस्पिरेशन का जो मेजर पार्ट है वो क्या, इनहेल और एक्सहेल ऑफ एयर. हमने इनहेल किया ऑक्सीजन का और एक्सहेल किया CO2 का, लेकिन इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल. हम ये नहीं अपने आप में सोचते हैं कि अभी हमें इनहेल करना है या अभी हमें एक्सहेल करना है, ये हमारा कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप है. इट्स मे गेट अकर स्पॉन्टेनियसली. वी नेवर बी रिक्वायर्ड सम विल टू बी गेट that we have to inhale the air or we have to exhale the air. So that is the spontaneous. So in our system everything is in spontaneous. और spontaneous के लिए सबसे important चीज क्या है, कोई भी process spontaneous तब भी होगा जब उसका delta G negative होगा, यानी something energy is get released into that process. Okay, so for a spontaneous process delta G should be negative, and there is no delta G is negative. कहीं किसी भी ऐसे रिएक्शन जहां पर भी डेल्टा G नेगेटिव नहीं है, वहां हम क्या करते हैं, हम उन प्रोसेस को जो कि हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है उनको हम कपल्ड रिएक्शन देते हैं. कपल्ड रिएक्शन मींस किसी हाई एनर्जी कंपोनेंट के साथ उस कॉमन रिएक्शन को हम अटैच करा देते हैं जिसके साथ वो कपल्ड हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज द कपल्ड रिएक्शन. सो फॉर अ बायोलॉजिकल सिस्टम to change any non-spontaneous process to spontaneous process, they adopt the coupled reaction. Okay, for example, उसका एक एग्जांपल लेते हैं.
एग्जाम्पल में हम लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस? यस, एनीबॉडी? Intake of glucose. Glucose to fructose formation. हाँ, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, Yes, sir. glucose is converted into glucose 6 phosphate or glucose 6 phosphate is converted to fructose 6 phosphate. That is the first step of the glycolysis. Okay, तो ग्लूकोज एक सिंपल कंपोनेंट है, ओके, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट हो चुका है। तो अगर आप देखो कि जिसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट है, जिसके पास भी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, वो हाई एनर्जी के साथ है। दे बिकॉज फॉस्फेट आर व्हेनेवर गेट बाइंडेड टू द एनी ऑफ द कंपोनेंट, तो फॉस्फेट हैविंग द सम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड दैट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में एबल टू कंजर्व द एनर्जी, वो एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो इस टर्म में देखा जाए तो ग्लूकोज एक लो एनर्जी कंपोनेंट है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अ हाई एनर्जी कंपोनेंट। अब आपका इस रिएक्शन की बात करें, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, बट इट इज व्हाट? लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये नहीं हो सकता कि कोई भी लो एनर्जी कंपोनेंट हाई एनर्जी कंपोनेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। So it is a non-spontaneous process. Glucose converted into glucose 6 phosphate and it is a non-spontaneous because इस process में delta G ऐसा positive होगा। But this for this reaction to get occur, इस reaction को होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस reaction को coupled reaction में convert करना पड़ेगा। And how it is get occur? So glucose का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन, इट इज गेट कपल्ड विद द वन एनर्जी रिच रिएक्शन दैट इज कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। सो ग्लूकोज प्लस एटीपी is converted into a glucose 6 phosphate, okay, and there is a release of ADP molecule. So अब हमारा क्या हुआ? ग्लूकोज किसके साथ कपल्ड किया? ग्लूकोज ने एटीपी के साथ कपल्ड किया। तो दो रिएक्शन कपल्ड हो गए जिसमें एटीपी का ब्रेकडाउन और ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन, ये दोनों रिएक्शन आपस में कपल्ड हो गए। और जब जैसे ही दोनों रिएक्शन कपल्ड हुए, देन व्हाट हैपेंस? तो डेल्टा जी इज गेट इनटू अ नेगेटिव एंड द रिएक्शन इज गेट अकर इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो नाउ द रिएक्शन इज गेट अकर इन अ स्पॉन्टेनियस वे। So delta G is negative. So whenever this process, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे सिस्टम में अगर ऐसा आता है जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, तो वहां पर कपल्ड रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज इफ द कपल्ड रिएक्शन इज नॉट बी गेट अकर, अगर कपल्ड रिएक्शंस नहीं होंगे तो वो रिएक्शन आपके सिस्टम में होगा ही नहीं। इट इज नॉट बी एबल टू गेट कंडक्टेड। ओके, इज इट क्लियर? So this is very very important to be any reaction to be get occur in a spontaneous way. So किसी reaction को spontaneous way में convert होने के लिए it is very very important that it should be in a spontaneous reaction, then it is converted into a coupled reaction, then after it is a spontaneous reaction. Okay, now we have to see another very important thing about the bioenergetics, that हमारे सिस्टम में जो भी बायो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस मेटाबॉलिक रिएक्शन का कि हमारा सिस्टम कभी भी कोई अनवांटेड रिएक्शंस को अडॉप्ट नहीं करता है। लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होगा, लेकिन ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन कब नहीं होता है? When it is not be get converted into glucose 6 phosphate. Yes. तो जब उसके साथ कोई कपल रिएक्शन नहीं होगी, कोई फॉस्फेट नहीं मिलेगा उसमें। ओके, ठीक है, लेकिन यानी कि जब हमारे बॉडी में ऑलरेडी एटीपी नहीं होगी, एटीपी की कमी होगी, तब
कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो एटीपी इज देयर। ओके, तो आपका पहला आपने देखा कि फॉर द कपल रिएक्शन देयर शुड बी सम एनर्जी रिच कंपोनेंट्स आर ऑलवेज बी देयर, और उसमें के लिए हमें एटीपी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमें जब कभी भी हमको बहुत ही ज़्यादा थकान लगती है तो देन वी हैव टू रिक्वायर द ग्लूकोज, बट ग्लूकोज के साथ साथ हमें एटीपी का भी सोर्स चाहिए होता है, और एटीपी का सोर्स हमें अलग से नहीं मिल रहा है बिकॉज एटीपी इज ओनली बी गेट फॉर्म इन आवर सिस्टम। Okay, so what we have to do, we have to just remain, whenever we have to get any type of fatigueness, then what we have to do, we have to go for the resting phase। हमको रेस्ट करना चाहिए। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ऑलरेडी हमारा बॉडी क्या करता है कि जो भी हमारे पास स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो उसको मेटाबलाइज करके हाई अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और उस हाई अमाउंट में एटीपी के बाद जो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं, नाउ इट इज स्टार्ट कंज्यूमिंग एंड गिव द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज हैपन। बट इन वन मोर थिंग यू हैव टू सी दैट व्हेन द ग्लूकोज इज नॉट बी गेट ब्रेक डाउन, जब ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट पे कन्वर्जन नहीं होता, वो कौन सा स्टेप है, वो है डिजीज। यू नो दैट डिजीज इन विच द ग्लूकोज इज नॉट बी गेट मेटाबलाइज, yes, name that disease? Yeah, diabetes। So आप लिखते हो डायबिटीज के केस में क्या हो रहा है, डायबिटीज के केस में जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया है वो ब्लड से टिश्यूज में नहीं गया। ओके, टिश्यूज में क्यों नहीं गया, बिकॉज टिश्यू डजंट रिक्वायर द ग्लूकोज। एंड व्हाई द टिश्यू डजंट रिक्वायर द ग्लूकोज, बिकॉज glucose is always be in a enormous amount। okay, so we have to we see that in the case of diabetes, the person having the high amount of the glucose in their blood, and this is because the glucose is unable to get transferred into the tissue because tissue have already the good amount of the glucose and tissues have already the excess amount of ATP। तो हमारे पास ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी हाई अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल है then glucose is not be get converted into a ATP, so it is remain in the blood system, it not be get transferred to the tissue। so what does it mean, it means our body doesn't give any unwanted energy production process। हम आप कोई भी हमारे अपने सिस्टम से अनवांटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कंडक्ट करा सकते। वी नॉट बी एबल टू डिड सम अनवांटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस। हम पता चले कि हमारे पास एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल हमने खूब अमाउंट में हाई अमाउंट में ग्लूकोज खाना शुरू कर दिया या ग्लूकोज रिच डाइट लेना शुरू कर दिया, तो इट डजंट मीन दैट ऑल द ग्लूकोज और ऑल द ग्लूकोज रिच डाइट विल गेट डाइजेस्टेड एंड गिव द एनर्जी। It is get wasteful because the body doesn't allow the wasteful process। So this is the one of the case of the diabetes। डायबिटीज और भी तरह की होती है, किसी में जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है तब डायबिटीज हो जाता है, लेकिन एक भी डायबिटीज है जब हमारा लाइफ स्टाइल चेंज है, हमने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अब अपने स्टोर्ड एनर्जी को बर्न अप नहीं कर रहे हैं और स्टिल हमारे पास इंटेक ज़्यादा है किसी फूड कंटेंट का, तो वो सारा का सारा फूड कंटेंट दैट में रेज अप द ग्लूकोज कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड, and that is what the cause of the diabetes is। so that is the what the diabetes is happening, that is because of the some our lifestyle behavior। हम जो है डायबिटीज का, और we want what we just want that our body did all the wasteful process, but body doesn't do any type of wasteful process। जितनी रिक्वायरमेंट होगी
उतना ही कंजम्पशन करेगा, उससे एक भी ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस को वो नहीं चेंज करता है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को वो कंडक्ट नहीं कराता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द योर एंडोक्राइन सिस्टम्स, आपने पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, आपने इंटरमीडिएट भी पढ़ा होगा। एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जितना भी हमारा कंट्रोल है ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेशंस का, वो एक रेगुलेटेड लेवल पर होता है। उसका हाइपो या हाइपर सिक्रेशन ऑलवेज वी गेट सम disease input in your body. So what we do, we never be allow that any type of uncontrolled mechanism is goes in your system. So metabolism के साथ भी ऐसा, we are not be allowed to any type of uncontrolled mechanism of your body system. हम कोई भी uncontrolled mechanism नहीं कर सकते इसके साथ. So this is what the very important about this bioenergetics, that rather than we have to get the coupled reaction, we have some spontaneous process, we have the some stored energy components are there. The regulation is one of the very important step of the metabolic cycles. If these metabolic cycles are get unregulated, then only what happens, then it causes the problem. What type of the problem? It causes some metabolic errors. What we tell about the metabolic errors. So whenever we simply see that this deregulated system of your metabolic process, then it causes some metabolic errors. Okay, so कुछ metabolic errors lifestyle behavior से ही आते हैं, और कुछ metabolic errors जो है हमारे inborn होते हैं. So in the metabolic errors are of two types. Some are the lifestyle problems and some are inborn. And जो हमारे inborn होते हैं उनको हम बोलते हैं inborn metabolic errors. कि अगर आपके बाय बर्थ और जेनेटिकल लेवल से ही किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट की प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या कोई हाई प्रोडक्शन हो रहा है, then ultimately it causes some metabolic errors, and that is known as the inborn error in metabolism. Okay. So this is about the some bioenergetics concern. Now we have to see some more thing about this. So this is the topic on which we have discussed about. So life requires a highly ordered system. So हमारा अपना system एक बहुत ही ordered way में काम करता है. Order is maintained by constant free energy input in the system. So the most important thing for the order to be maintained, that we have to get the constant free energy, and this constant free energy is in for the animal system. It is only we get through the food source. तो हमें ये constant free energy हमें food source से मिलता है, and plant system this free energy is available into their system with the help of that light which is captured by them. Okay, loss of order of free energy flow result in death. So any form of, whenever we have to not be able to take the free energy, और या हमारा जो free energy order है अगर वो किसी भी तरह से vanish हो रहा है, then it result in the death. Increased disorder and entropy are offset by biological process that maintain or increase order. So that is the disorderness of increase of disorderness or decrease of disorderness, that is just to maintain or increase the ordered system. So you know well कि अगर हमारे पास फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है, फ्री एनर्जी रिलीज होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, और फ्री एनर्जी जो है आपका कहीं कंज्यूम होगा तो एंट्रोपी कम होगा. सो दिस इज द डिफरेंट ऑर्डर्स व्हिच इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ दिस फ्री एनर्जी चेंजेस. So organisms capture and store free energy by use in biological process.
दैट्स ऑल। सो ये कैप्चर भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं फ्री एनर्जी को, और किसके लिए? बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। जो हम जितने भी तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं उन सब के लिए ये फ्री एनर्जी का कैप्चर और स्टोरेज करते हैं। व्हाट डू वी यूज फ्री एनर्जी फॉर? तो हम इन फ्री एनर्जी को यूज कैसे करते हैं? वी यूज फ्री एनर्जी फॉर ऑर्गेनाइज अ लिविंग सिस्टम, for the growth of a living system, for reproduction of their that similar ones, and maintain homeostasis. Homeostasis means how we can cope up with our surroundings, how we cope up with our temperatures, with our surroundings. So that is the number of the things in which we have to manage this free energy or use the free energy. So basically we have to go mainly utilize this energy for organization, growth and reproduction, and also to maintain the homeostasis. So that is another term, that is endothermy. Endothermy, the use of thermal energy generated by metabolism to maintain homeostatic body temperature. अभी हमने बात किया homeostasis. So homeostasis is what? Endothermy is a term in which we have to maintain that thermal energy जो मेटाबॉलिज्म से जनरेट हुई है उसको होमोस्टैटिक बॉडी टेम्परेचर के साथ कैसे मेंटेन करते हैं. ओके, सो यू कैन सी दैट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक ह्यूमन का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव नॉर्मल. अगर ये अबव से नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो व्हाट हैपेंस? नर्वस सिस्टम सिग्नल डर्मल, नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है. सिग्नल डर्मल्स का भी ब्लड वेसल्स टू डायलेट एंड स्वेट ग्लैंड्स टू सिक्रीट. ओके, सो ये कहाँ सिस्टम भेज रहे हैं? नर्वस सिस्टम को देते हैं, हमारे डर्मल्स हमारे स्किन सरफेस पे देते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है? ब्लड वेसल्स टू डायलेट एंड स्वेट ग्लैंड टू सिक्रीट. तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? हाई अमाउंट में जो स्वेटिंग्स हैं, जो वाटरी कंपोनेंट है वो बॉडी के बाहर करते हैं. इट इज जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर. बॉडी हीट इज लॉस्ट टू इट्स सराउंडिंग, और वो बॉडी हीट जो है वो हमारे सराउंडिंग में आता है और अल्टीमेटली बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप टूवर्ड्स नॉर्मल. ओके, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल. अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा कम होने लगता है नॉर्मल से, देन नर्वस सिस्टम सिग्नल डर्मल ब्लड वेसल्स. नर्वस सिस्टम जो है सिग्नल्स किसको भेजते हैं? डर्मल ब्लड वेसल्स को, जो कि कंस्ट्रिक्ट करते हैं और स्वेट ग्लैंड्स को इनएक्टिव कर देते हैं. एंड दैट इज हाउ व्हाट वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर. If body temperature continues to drop, nervous system signal muscles to contract involuntarily. अगर ये फिर भी गिरता रहता है तो हमारे नर्वस सिस्टम जो है मसल को इनवॉलेंटरी कंट्रैक्ट कराते हैं. तो बॉडी हीट इज कंजर्व्ड एंड बॉडी टेम्परेचर राइजेस टुवर्ड नॉर्मल. मसल एक्टिविटी जनरेट बॉडी हीट. And that is body involuntarily contract करते हैं. बॉडी हीट जनरेट होती है और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे ले आती है. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, बीच बीच में कट कट के आ रही है वॉइस. कट के आ रही है? अच्छा, ओके, मैं लिड लगा के देखता हूँ. आई थिंक इट वर्क्स. Okay, so I think now voice is get clear. Is it get clear? Yes sir. Yes sir. Okay. Now, so मैंने भी बात की है कि हमारा सिस्टम जैसे किस तरह से होमोस्टैटिस को मेंटेन कर रहा है बॉडी में. तो आप देख रहे हो कि जब भी बॉडी टेम्परेचर हमारा या तो हाई हो रहा है या तो लो हो रहा है, हाउ दिस बॉडी टेम्परेचर affect the that how the temperature
दिस टेम्परेचर, इसमें अगर बॉडी टेम्परेचर अगर हमारा बढ़, सर नेटवर्क इशू आ स्किन रहा के है, वो ब्लड वेसल्स को बीच बीच में डायलेट कर वीडियो भी देता है पॉज हो और जा हमारा रही है। स्वेट ग्लैंड जो है सिक्रेशन शुरू करते हैं, इससे हमारा बॉडी जो है वो लॉस हो जाता है, पॉज हो गई है। तो नेटवर्क के लिए तो चलो देखते हैं व्हाट वी हैव टू, ओके स्लाइड चेंज हो रही है, स्लाइड गेट चेंज, यस सर। ओके ओके। सो दिस अनदर एग्जाम्पल, ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम देख रहे हैं एक्टोथर्मी, द यूज ऑफ एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी टू हेल्प रेगुलेट एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। सो हमारे पास अलग अलग कंडीशन है, इवोपोरेशन है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस हैं, थर्मल रेडिएशंस जो निकल रहे हैं, कन्वेक्शंस हैं। So these all are the different type of the that thermal energy that regulate the, so you can see that one of the example of this animal, the lizard body जिसका temperature भी 37 degree centigrade होता है, but you can see that it moves on the rocks, so the conduction of heat it may comes with the rock, so that evaporate the heat directly from the skin also with their sweat glands, एंड कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द लिजार्ड, तो इसका खुद का भी हीट जो है रॉक्स की तरफ, एंड कुछ रॉक्स से टकरा के रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस आ रही हैं, डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस भी आ रहे हैं, थर्मल रेडिएशंस भी हैं, कमीशन। सो दैट इज हाउ दैट this animal is regulate the heat to maintain the body temperature. So what it do, you know that lizard की quality है जो खासकर deserts areas में है, दिन के time में they are always be get deep into the that soils, and whenever they have to get feed, they comes out in the night and then they search for the food. So that is how they can be want to be maintain their body temperature. So that is the way that how the body maintain the homeostasis. Okay, similarly you see the another example of some flowers. So you can see that some flowers are able to elevate their temperature by pollen protection or pollinator attraction. So they comes out of the, so you can see that this water lily that comes out of the water, okay, and that is it is this flowering is to that attract the some pollinators, and ultimately that is the very very important, and so a response for the this flowering component. Now reproduction and rearing of offspring requires free energy beyond that used for maintenance and growth. Okay, so as I told you, ये एक बहुत बड़ा process, that is a very important process for the any of the living system to be that require the free energy. So other than the maintenance and growth, that is another very very important process. Different organisms use various reproductive strategy in response to energy availability. सो यू हैव टू सी दैट अगर हम एक अलग से पूरा चैप्टर डिस्कस करें तो हमें दिखता है कि हमारे पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज है अलग अलग एनिमल्स का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट ऑल्सो, दैट हाउ दे कैन बी अडॉप्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रेटेजीज according to the energy availability. Okay, so that is another part of the discussion. So what happen if there is a disruption in the amount of free energy? क्या होगा अगर हमारे पास amount of free energy नहीं मिलेगी? Then simple answer is you die. So if the amount of energy is not be received, then ultimately the person or that animal or any of the flora and fauna is not be existing and it die. Okay, so you can see sunlight is reduced. If the sunlight, what is going to happen, that if the sunlight is get reduced, ultimately that growth
metabolism, and that are enzymes. So enzymes are another very important component. Yeah, any other issues? सर आप वीडियो अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे जगह पॉज हो गए हैं, समझ नहीं आया है, कुछ क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वीडियोस तो मैं पूरे अपलोड कर दूंगा। मैंने लास्ट भी जितने वीडियो बनाए हैं आप लोगों को उसका लिंक भेज दूंगा, बिकॉज इस समय आपके जितने वीडियोस हैं आपको मैसेज होगा कि सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ओके, और ऑलरेडी आपके इंस्टीट्यूट का एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस पर मैक्सिमम सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सो आप कभी भी उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक्स आपको सबको शेयर कर दी जाएंगी। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, सो एक और पोर्शन हम लोग इसको डिस्कस कर ले, देन वी हैव टू कंप्लीट विद द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ दिस बायोएनर्जेटिक्स, and now in the next lecture we discuss about what are the different other part of the metabolism. So one last portion which is we have to see in the introduction, that is enzymes. So enzymes, जैसा मैंने बताया, enzymes is another very very important component of this metabolic system. So you know all metabolic reaction in organisms are catalyzed by enzymes. तो आपको पता है बिना एंजाइम्स के कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकती। ए से बी में सबस्ट्रेट या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। सो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिक एंजाइम, बिना किसी स्पेसिफिक एंजाइम्स के दिस इज नॉट बी कन्वर्टेड। ओके, सो some pathways are changed cycles and still other are changed and cycles, so that are the overall that enzyme is very very important for the metabolic reaction to be get occur. So most occur in body temperature. Body temperature does not get substrate to their state. What's the amount of energy needed to reach a transition state? So you know about the enzyme. Enzymes के बारे में क्या हम कहते हैं कि enzymes are the biocatalyst. Or what is the role of the catalyst? The catalysts are those molecules which reduces the amount of energy, जो amount of energy को reduce करते हैं. So that are the what, and they speed up the reaction. So here also the enzymes are that component which lowers the amount of energy which is needed to reach a transition state. So function of enzyme, as I told you that substrate, कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, उनका हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होता है, और सो इन ट्रांजिशन स्टेट को रीच करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स विच लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट. And what is activation energy? In chemistry, activation energy is a term defined as the energy that must be overcome in order for the chemical reaction to occur. The minimum energy required to start a chemical reaction. The activation energy of a reaction is usually denoted by EA, that is E for the energy and A for the activation, and given in units of kilojoule per mole. Okay, so activation energy is a energy that must be overcome in order to chemical reaction to occur. तो किसी chemical reaction को करने के लिए जितनी energy को हमें कम करना पड़ता है, जिनकी energy को हमें lower करना है, वो एनर्जी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, और इसको हम EA से डिनोट करते हैं, और यूनिट इसका किलोजूल पर मोल होता है. So here you see that that what the role of these enzymes are. So you can see this is a reactant, this is a product, and this is this you can see हमारा reactant product में इस एनर्जी से के साथ कन्वर्ट हो रहा है, बट ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी. सो इस एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम ओवरकम करते हैं, देन वी हैव टू रीच वेरी सून इनटू द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल. सो व्हाट दिस एंजाइम डू? दिस एंजाइम्स lower the activation energy in this way. So you can see this is the amount of energy which is lowered by this enzyme, and now the reactants are get converted into a product. Okay, and this very important thing about this enzyme, it never change the delta G. Delta G is unaffected by enzymes. delta G में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता एंजाइम्स के आने के बाद. So this is one of animation. You can see बिना एंजाइम्स के
कोई अगर हम काम कर रहे हैं, so we have to take very very high input. So this is what the without enzymes we have if we conduct the some function. And here you can see we use the enzymes and how easily we can carry out the similar function. Okay, so how does the activation and necessity to move the piano after the scenario, that the result differ depending upon the situation. So enzymes के बारे में ये अलग अलग predictions हैं. We have the different type of models are given in which we have to see the Fisher's lock and key model, now that induced fit model given by Colin, and then we have to distortion and this chain and distortion theory, and the number of the models are given. So this is the one of the model in which the induced fit model, how the enzymes get working on. So we have to discuss the enzyme action in detail in your enzymology. So we skip this part. Yeah, sometimes enzyme need to be turned off. For example, a complicated system of enzymes and cells in the blood has to task uh, of forming a clot when you are cut to prevent death from the blood loss. So it हमें पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है. ओके, और कुछ एंजाइम होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग्स को बिल्कुल भी रोक देते हैं, और अगर वो रुक जाता है तो लगातार हमारा ब्लड का मूवमेंट चलता रहता है. तो एक इन एंजाइम्स को ब्लॉक करने के लिए वी हैव टू गिव द सम ट्रीटमेंट. सो व्हेनेवर वी ब्लॉक दिस एंजाइम, then what happens, the clotting is occur and the person is prevented from the blood loss. So sometimes we have to require the enzyme section to be get turned off. Okay, if these cells and enzymes were active all the time, your blood would clot with no provocation and it would be unable to deliver the oxygen and nutrients to peripheral tissue in your body. So अगर clotting नहीं होगा तो आपका you know that कि हमारे बॉडी में फिर ब्लड का मूवमेंट नहीं होगा, ब्लड के थ्रू जितनी कुछ जा रहे हैं आपके ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट वो आपके टिश्यूज में नहीं पहुंचेंगे, एंड अल्टीमेटली देयर इज अ लॉस ऑफ द पर्सन. Playing with enzyme, so we have to we see that we have the different type of enzyme actions are there. Normal enzyme, some competitive inhibitions and non-competitive inhibition, and number of other things are there with enzymes. So that is, you have to see that all of these things in detail in the enzymology topic. Okay, so I think we skip that portion because you have to go into detail in that chapter. Okay. So I think that's all about. But now in another lecture, we will start with the some energy related pathway in biological system that were Krebs cycle, glycolysis, Kelvin cycle, and so on. That's all. So in introductory part, so in this introductory part of metabolism, we see that detailed input of the bioenergetics and the role of the enzymes, how the enzymes are working in the case of metabolic process. So we see in the detail, and still I know that इंट्रोडक्शन में जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, इसमें बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था और हम कर सकते थे, बट कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम लोग ऑफलाइन मोड में उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों को, बिकॉज we are not equipped with those facilities, like we have not that smart boards and we have not be that camera and so on. Otherwise we have to get the very proper class as you see in the your lecture halls, that we have to able to conduct that class in which we have to get more and more detail about that introduction, how the cycle sphere goes on, what are the impact of this bioenergetics are, what are the law of thermodynamics, what are the limitations of the laws of thermodynamics, how there's spontaneous, non-spontaneous or equilibrium reactions were conducted in the metabolic process, what are the different notations which we have discussed already, delta G, delta U, delta E, delta S, their role, how they can regulate the
what happens in the regulation process of these whenever we carried out the any regulatory process in the metabolic. So there is some network issues also there. बीच बीच में चीजें चली जा रही हैं. So still but मुझे लगता है कि जो रिकॉर्डिंग है आपकी, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको अटैच कर दूंगा यूट्यूब पे. You can able to see the video in the recorded banner. Okay. Any question? Yes. Now the session is open for some questions. Yes. Anybody? सर आप ग्लूकोज के स्टोरेज के बारे में बात कर रहे थे ब्लड में. अगर सेल्स के पास हाँ. ग्लूकोज का अच्छा खासा अमाउंट है और एनर्जी भी है, तो वो ब्लड से ग्लूकोज नहीं लेंगे. तो सर दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इज नॉट टेम्पररी ना? हाँ, ये नहीं, ये टेम्पोररी ही है. इस तरह का डायबिटीज जो है वो टेम्पोररी, बिकॉज आपके बॉडी में जो डायबिटीज 2-3 पढ़ा है आपने. एक में जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा. इंसुलिन का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज? सर Maintain the glucose level. ग्लूकोज लेवल इन फ्रॉम ब्लड टू सेल. ना, एक्चुअली में इंसुलिन जो है इट इज जस्ट एक तरह का ये सिग्नल है. ये सिग्नल किस चीज का है? कि जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो ये तुरंत इसकी सिक्रीशन होगी. ये सिक्रीशन जो है ब्लड को ये ब्रेन को मैसेज देगा कि नाउ ब्लड में हाई ग्लूकोज आ गया है. ओके. तो वो तुरंत ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है हमारे टिश्यूज को, खासकर लीवर सेल को, कि आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लो ग्लाइकोजन में और स्टोर कर लो. सो ये एक मेजर काम है इंसुलिन का, कि इंसुलिन ने सीक्रेट हुआ और ब्रेन को मैसेज दिया. ब्रेन ने वापस से लीवर को एक मैसेज सेंड किया जिसमें कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और ग्लाइकोजन सिंथेसिस शुरू हो गई. दिस इज हैपन. बट अगर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा तो दैट मीन्स कि ब्रेन को मैसेज ही नहीं जा रहा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ है. तो उस टाइम पे हम इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि ये ब्रेन को वापस से मैसेज जाता है और ग्लूकोज जो है आपका स्टोर होना शुरू हो जाता है. सो दैट इज द अनदर टाइप ऑफ डायबिटीज. ओके, कि इसमें आपका ग्लूकोज इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा. बट अभी जो क्वेश्चन आपने किया, मैंने बताया एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है. हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और उनका इंटेक भी ज़्यादा है, फूड इंटेक भी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा खा रहे हैं और मीठे के भी बहुत शौकीन हैं. तो व्हाट हैपेंस कि उनके ब्लड में अचानक से बहुत सारा ग्लूकोज कंपोनेंट आ गया है. बट क्योंकि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बॉडी किसी भी तरह से कोई एनर्जी करना ही, बॉडी में ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी है कि उस एनर्जी के नए एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए उसको ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं है. तो इंसुलिन के मैसेज सेंड करने के बावजूद भी ब्लड जो है, ब्लड का ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता. आप जितना भी इंसुलिन ग्लूकोज ब्रेन को मैसेज करता रहे, बट क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा एनर्जी है, इतनी ज्यादा ग्लूकोज है, उसको स्टोरेज की भी लिमिटेशन खत्म हो गई है, तो वो आपका ग्लूकोज जो है वापस से कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन में और वो आपके ब्लड में रहेगा. और ये जो है अनदर डायबिटीज है. इट इज अनदर टाइप ऑफ द डायबिटीज. सो यू हैव टू सी दैट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो इसमें से ये अलग तरह का डायबिटीज है जो टाइप 2 कैटेगरी में है, जिसमें आपका इंसुलिन की मेजर प्रॉब्लम नहीं है. इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा है बट उसका जो लिमिटेशन है वो ओवर हो गया है कि वो इतने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा. तो इसकी तो रेमेडी केवल एक ही है
कि जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है, अगर उसने अपने बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है, डू द फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी तरह से आपको ग्लूकोज को बर्नअप करना है। ग्लूकोज को बर्नअप करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और एटीपी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी का में आप रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग एनॉर्मस करना पड़ेगा, जिससे कि मसल्स में बिल्कुल जितने भी स्टोर्ड एटीपी हैं आपके बॉडी में, जितना भी स्टोर्ड एटीपी है वो सब कंज्यूम हो जाए। जब कंजम्पशन हो जाएगा, बॉडी स्टोर करेगा जो आपका ब्लड में ग्लूकोज है, देन इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ ग्लाइकोजन एंड नाउ द पर्सन इज इनटू द हेल्थी लाइफ। तो वो पर्सन अपना हेल्थी लाइफ में आ जाएगा। सो दिस इज हैपन इन द केस ऑफ द व्हेनेवर द एक्सेस अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इज गेट अकर। बट हम चाहें कि हमारा बॉडी किसी भी तरह से अनवांटेड रिएक्शंस कर ले, सो इट इज नॉट हैपनिंग। Body never be do any type of any more question, Arpita? No, sir. Okay, so I think that's all for the today. Now in the next lecture, yeah, Namrata, yes. Yeah, Ritika, do you want any question? No, sir, sorry, it was done by mistake, sir. Okay. I think so. Now we stop. The today's lecture. और सचिन शर्मा की सिस्टर ट्रीटमेंट में अरे वो तो आया था उनका, बता रहे थे कि सुबह के उनके पीछे पड़ गई थी एकदम से कि आप जो है हमारे साथ उसमें काम करिए, प्लेसमेंट में आप हमारे साथ काम करिए। सचिन शर्मा कहे कि और वो पता नहीं क्या वेबसाइट बनाना है, ये करना है। तो वो कहने लगे कि अब मेरी इतनी अच्छी नहीं है जब से मुझे घर से थोड़ा सा एक्चुअली उनका हमें लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा लोगों की यूनिवर्सिटी से हम बड़े काम अदरवाइज रिहर्सल के टाइम पे सब काम तो नहीं बात करते एक्सपेरिमेंट वेबसाइट पर ये तो करे थे स्टार्टिंग में हम तो कहीं से आते हैं ना कि कोई सचिन शर्मा है दिया ने काम को दिया क्लास हो गई हमारी अपलोड कर रहे हो
रिकॉर्डिंग प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। वो एक्चुअली वो नहीं रहता है ना, हम क्या कर रहे हैं अपनी मेल पे जाते हैं, मेल पे जाने के बाद जो हम यूनिवर्सिटी वाले अकाउंट की मेल ओपन करते हैं तब उससे जाके हम जो है करते हैं, डायरेक्टली नहीं वो मेल आएगा, तो मैं तो उससे जाके कर रही हूँ। मेल के अंदर जाके जो वो एक पूरी बटन निकालता है जो मेल पे जाता है, तो उसमें जाके मेल पे तब रिकॉर्डिंग कर रहा है, अदरवाइज यहाँ वाले पे रिकॉर्डिंग होगी तो वो आई नहीं, तो तुम्हारे अपने अकाउंट हो जाएगा।